यहाँ पर जो आप लोग को एड्स है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ाया गया था, वही चीज आपको यहाँ पर है। बहुत जो होगा वो 2-3 पॉइंट जो होंगे वो अलग होंगे, लेकिन ऑलरेडी जो एनसीईआरटी के लेवल का है वो आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पर आपको एडिशनल कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर जब आप सिंपल देखोगे तो यहाँ पर जो एड्स का आपको फुल फॉर्म है, एड्स का जो फुल फॉर्म है, ये राज चौधरी कौन है? राज चौधरी तो कोई क्लास में नहीं है ना अपने। चलिए, एड्स के जब बात करोगे तो यहाँ पर जो आप लोग का फर्स्ट पॉइंट आप लोग अगर लिखते हो तो क्या चीज होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी जब फुल फॉर्म की बात कीजिएगा तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये चीज आप लोग को ऑलरेडी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल है वो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। सेकेंड, जब इसमें आप लोगों को पॉइंट जो बोला गया था, एड्स जो है वो आपका वायरल डिजीज है। तो यहाँ पर जो कॉज करता है वो वायरस करता है। कौन सा वायरस करता है बेटा? तो यहाँ पर जो आपको बोला गया था वो याद होगा, सबने बताया भी कि एसएस आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जिसको आप लोग बोलोगे कि ये जो है वो आपको रेट्रो वायरस जो है वो कॉज करता है एड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा बेटा तो एड्स से किसी की डेथ नहीं होती। एड्स में क्या चीज उस क्लास में भी बोला गया था कि यहाँ पर वो आपके इम्यूनिटी पावर, जो आप लोगों ने देखा कि इम्यूनिटी जो है वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करेगा। तो यहाँ पर जब आपकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होगी तो अदर डिजीज आपको देखने को मिलेगा, तो वो जल्दी से आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसी में जब एक चीज देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों ने क्लास 12th में ही पढ़ा है वो है आपका ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है। अब यहीं पर जब देखोगे तो आपका जो फर्स्ट जो पढ़ाया गया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो डीएनए से जो बनता है बेटा वो आरएनए बनता है, और आरएनए से जब देखिएगा तो वो आपका प्रोटीन बनता है। यही सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहां पर जहां पर आरएनए है वहां पर आप लोग एमआरएनए भी लिख सकते हो और आरएनए भी लिख सकते हो, लेकिन आप जब सिंपल बोलोगे तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और आरएनए पे जो होगा वो एमआरएनए आप लोग लिखोगे। तो जब आप लोग देखते हो कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग क्या बोलते हो? ये जो प्रोसेस होता है जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है बेटा वो है आपको ट्रांसक्रिप्शन। ये चीज आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है क्लास 12th में। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो डीएनए से आरएनए, यानी कि वो आरएनए जो है वो एमआरएनए। फिर जब आपका आरएनए से जब आपको बनेगा प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को आप लोग जो बोल रहे थे वो था आप लोगों का ट्रांसलेशन। ये आप लोगों ने दो चीज पढ़े थे। अब यहाँ पर जब देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल जो है, एचआईवी वायरस, जो आप लोग वायरस बोलते हो जो एड्स कॉज करता है वो एचआईवी होता है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका आरएनए होता है। तो सबसे फर्स्ट जब आप लोग देखोगे कि जो ये आरएनए है आपके पास, इस आरएनए से जो आपका बनेगा वो आपको फर्स्ट डीएनए बनेगा। यहाँ पर आप सिंपल देखोगे तो पहला जो होगा वो आरएनए से जब आपका डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को जो आप लोग बोलते हो वो बोलते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर आरटी का मतलब जो हो गया वो हो गया आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर देखिएगा तो जब भी आपको आरएनए से डीएनए का बनेगा, डीएनए से फिर आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन, ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा। तो जब भी आपको आरएनए से डीएनए बनेगा उसको बोलोगे आप लोग यहाँ पर क्या चीज? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा चाहिए होता था बेटा? एंजाइम जरा बताइए कौन सा एंजाइम था? एंजाइम कौन सा था? एंजाइम कौन सा था? कौन सा एंजाइम था? हाँ, दिव्या ने सही बोला बेटा। वो जो एंजाइम यहाँ पर यूज होगा वो है आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बिल्कुल सही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो आप लोग यहाँ पर जो है,
यहाँ पर आपको यूज होगा किसमें, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। ये बिल्कुल सही है, जिन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो यूज होगा, बेटा पॉलीमरेज का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग प्रोसेस में पढ़ते हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर एंजाइम लगेगा जो आपको हेल्प करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। और इसी में जब वायरस की बात करते हो बेटा, जो एड्स कॉज करता है वो आपका जो है वो HIV था। HIV का फुल फॉर्म क्या था, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर अगर लिखोगे तो लिख भी सकते हो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पर आपके इम्यूनिटी पावर जो है उसमें आपको डेफिशिएंसी कॉज करेगा। तो यहाँ पे HIV वायरस कॉज करेगा एड्स, उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका आपको फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया गया। इसी में जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था तो थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं, फिर जो है आप लोग वहीं पे पढ़ोगे। पूरा जो है स्ट्रक्चर जब याद करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। अब इसमें जब देखोगे तो ये तो जो आपको सेंटर में दिख रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो हो गया वो आपको जेनेटिक मटेरियल RNA हो गया, और जो डॉटेड बनाया गया है ये आपको एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद जब लीजिएगा तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपको प्रोटीन कैप्सिड। इसके बाद जब देखोगे तो आपको जो दिखेगा वो जो था वो जीपी आपको बोला गया था 120, याद होगा जीपी 120 का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर जो है वो सरफेस पे आपको बनाया गया था। और जीपी 120 जो है बेटा वो ऑल ओवर मिलेगा, सभी जगह पे मिलेगा। और यहाँ पर जब देखिएगा तो यहीं पर जो बोला गया था कि जीपी जीपी का फुल फॉर्म हो गया आपको ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन से ही ये बना हुआ है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब अगर निकालोगे तो जी फॉर प्रोटीन और जी फॉर ग्लाइको, मतलब कि जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। तो सिंपल बोलोगे तो बना किस चीज से है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पर आपको जीपी 120 आपको दिखा था। इसी में आप लोगों ने CD4 सेल्स भी आप लोगों ने देखा था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में था। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब यहाँ पर जो देखोगे तो यहाँ से जो है वो कैंसर भी कॉज कर सकता था, ये भी चीज आपको बताई गई थी। इसी में इसका जो एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है वो भी चीज आपको बताया गया था, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रीजन होता है तो ब्लेड वगैरह है या निडल है वो चीज हम लोगों को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, या दूसरे जो लोग हैं उसका यूज नहीं करना चाहिए। रेजर जो सेविंग करते हैं लोग सबका सेपरेट होना चाहिए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, ये चीज तक आप लोगों को बताई गई थी। अब इसी में जो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कुछ अलग है वो पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। सारी कहानी वही है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। चलिए यहाँ पर लिम्फ नोड तक देख लिया था। एक जो दिया गया है वो आपको माल्ट दिया गया है। यहाँ पर माल्ट को है सिंपल समझ लीजिए बेटा, ये जो होता है वो म्यूकोसल लाइनिंग होता है जिसका काम जो होता है वो एंटीजेन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर माल्ट वही दिया गया, इट इज लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, जैसे कि रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है। एंड इसी को जो बोलते हैं म्यूकल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, जो शॉर्ट फॉर्म में MALT हो गया। अब इसमें जब देखोगे तो 50% जो होता है वो आपको माल्ट होता है, जो इसमें आपको लिम्फाइड टिश्यू आपको बोला गया। सिंपल सा काम है इसका, जो एंटीजेन होगा उसके प्रोटेक्शन का काम ये करेगा आपका माल्ट। तो इसमें अंदर आपको कोई ज्यादा बचा नहीं था। नेक्स्ट जो है वो आप लोग आ जाइए एड्स के ऊपर। एड्स का जो है वो आपको दिया गया है यहाँ पर सिंपल जो है एड्स, वो है एड्स स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है वो चीज आपको दे दिया गया है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और कॉन्जेनिटल डिजीज ये नहीं है। उसी के बाद जब नॉलेज क्लाउड में देखोगे तो ऑलरेडी नोट्स में था कि पहला जो है एड्स कब रिपोर्ट हुआ था, इंडिया के अंदर कब हुआ था, तो याद होगा 1986 में बोला गया था। वो कौन सा पार्ट था इंडिया का, तो चेन्नई में था।
ये आपको बताया गया था। पहला यूएसए में कब था, तो 1981 में था। ये चीजें आपको बता दी गई थी, तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखा है। और वर्ल्ड वाइड इससे जो है बेटा वो हर साल बहुत लोग जो है वो मरते हैं एड्स के कारण। तो ये जो है वो आपकी एक गंभीर बीमारी है जिससे हमें बचने की जरूरत है। और बचने की जरूरत में सिंपल यही है कि कोई इसका मेडिसिन नहीं है। अब इसमें जब देखोगे तो आप लोग जो सोचते हो कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो एक एक चीज आप लोग यहाँ से पढ़ के देखिए। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो पैथोजेन के बारे में बताया गया है। जब पैथोजेन के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है कि एड्स को कौन कॉज करता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको आप लोग HIV वायरस बोलते हो। तो एड्स कॉज करेगा आपको HIV वायरस। A name given in 1986 by the International कमिटी ऑन द वायरल नॉमेनक्लेचर। तो HIV वायरस जो नाम दिया गया था वो था आपको 1986 में। और ये जो काम करता है वो इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर। और ये जो है बेटा वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज आप लोग क्लासिफिकेशन में भी सुना होगा कि हर का नॉमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग के लिए, वो प्लांट हो एनिमल्स हो, सभी के लिए अलग होता है। तो वायरल के लिए यहाँ पर दिया गया है। किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो वो जो ग्रुप है वो आपने पहले ही देखा कि ये रेट्रोवायरस है। मतलब रेट्रोवायरस के ग्रुप से ये बिलोंग करता है। अब रेट्रोवायरस में देखोगे तो क्या चीज है, तो विच हैव एन इनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। ये चीज आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि लिपिड बाइलेयर होगा फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोजेक्टिंग नूप लाइक ग्लाइकोप्रोटीन। तो नूप लाइक जब बोलते हैं ना, तो जैसे कि आप लोग केक होता है ना, बर्थडे का केक लेकर आते हो और उसके अंदर जो आप लोग कैंडल डालते हो, तो यहाँ पर भी जो दिखेगा कुछ इसी तरीके से होता है। कुछ पार्ट जो होता है वो एम्बेडेड होगा, वो आपके सेल के अंदर होगा। कुछ पार्ट जो होता है वो बाहर होता है। तो यहाँ पर वैसे ही जो आपको फॉर्मेशन हो जाएगा वो नूप का फॉर्मेशन होगा, जो स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स विद द पेडिकल फॉर्म्ड ऑफ वायरस कोडेड ग्लाइकोप्रोटीन। तो बना जो होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन से ही होगा। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब बोलने का प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। दिस इन्वेलप इनक्लोजेस द आरएनए जीनोम। और यहाँ पर जो देखेंगे तो जीनोम जो होगा वो आरएनए होता है। और कैसा होता है आरएनए, तो एसएस आरएनए बोला गया था कि होता है। तो एसएस का मतलब हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलेगा। और इसी में जो आपको जो देखने को मिलेगा बेटा वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आपका एंजाइम होता है और हेल्प करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। तो नेक्स्ट डे देखिएगा, HIV कंसिस्ट ऑफ कोर आरएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। और वो भी जो सराउंडिंग होगा, जो आप लोगों ने देखा कि ये प्रोटीन कोट होता है, जिससे ये आपको आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सराउंडिंग होंगे। अब इसी में जब देखेंगे तो प्रोटीन कोट अराउंड द कोर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, जो प्रोटीन है उसको आप लोग P24 बोलते हो। आउटसाइड दिस प्रोटीन कोट इज अ लेयर कंपोज्ड ऑफ अनदर प्रोटीन। तो उसको आप लोग जो है दो प्रोटीन है, तो पहला प्रोटीन को P24 बोला गया। सेकेंड जो आपको प्रोटीन लेयर दिखेगा उसको P17 बोलोगे। अब इसी में जब देखेंगे नेक्स्ट, तो HIV कंसिस्ट ऑफ कोर आरएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन। प्रोटीन से सराउंडेड है, बिल्कुल सही है। द प्रोटीन कोट अराउंड कोर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड P24, वो भी सेम चीज है। और उसके बाहर का जो लेयर होता है कंपोज्ड ऑफ अनदर प्रोटीन, वो जो होता है वो P17 होता है। ये डायग्राम में हम लोग देखेंगे भी। और आउटर मोस्ट जो इन्वेलप होता है बेटा वो बना होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। और स्टडेड विथ होगा यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको आप लोग GP120 बोलते हो। और उसी में आपको GP41 होता है, दोनों होते हैं। नेक्स्ट जब देखोगे तो HIV इज अ रेट्रोवायरस है, ठीक है। यहीं पर एंजाइम जो यूज होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर जो बनेगा वो डीएनए से, डीएनए फ्रॉम आरएनए बनेगा। ओनली HIV प्रोड्यूसेस डीएनए फ्रॉम इट्स आरएनए। तो यहाँ पर जो है ये इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन आपको देखने को
इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल, ये आपको होस्ट सेल में दिया जाएगा। देयर इज एंड रिमेन डोरमेंट गिविंग नो साइन ऑफ द प्रेजेंस, तो यहाँ पर प्रेजेंस जो होगा वो डीएनए का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो देखोगे तो आपको बोला गया कि आरएनए से जो है वो डीएनए बनेगा, तो यहाँ पर वही चीज बोला गया है, इट कैन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए, मतलब कि यहाँ पर जो होगा वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का बात कर रहा है। इसी के बाद जो देखोगे तो आपको जो दिया गया है कि जो आपका इन्फेक्ट होगा तो क्या चीज होता है, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पर जो इन्फेक्ट करेगा वो हेल्पर टी सेल को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिएगा तो इन्फेक्ट जो करेगा वो टी लिम्फोसाइट्स को करेगा, और फिर जो आप लोगों ने अटैचमेंट पढ़ा था वो CD4 रिसेप्टर साइट्स होगा सेल के पास। द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू CD4 रिसेप्टर साइट इज बाय द हेल्प ऑफ GP120। डायग्राम देखिए नोट्स में उठा के, अगर ये होस्ट सेल है तो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर होगा आपको CD4 सेल, और जो आपका वायरस होगा वहां पर जो होगा वो देखने को मिलेगा आपको अब यहाँ पर जो है वो CD4 सेल्स आपको देखने को मिला था, फिर जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ से आपको ट्रांसफर हो रहा था, तो ये जो अटैचमेंट होगा वो है आपको GP120, और जो ये है ऑन द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस, तो ये जो है वो आपके प्रोटीन कोट पे आपको वायरस का जो प्रोटीन कोट है वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बुक्स में तो ऑलरेडी जो है ये क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो चुका था। इसका जो है वो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, इसका जो है वो सिंपल आपको दे दिया गया है स्ट्रक्चर जो बनाया था हम लोगों ने। जब पहले अंदर से देखिएगा बेटा तो आपको जो दिखेगा यहाँ पर वो क्या चीज होगा, तो वो आपका जो होगा टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फिलामेंट, जिसको आप लोग जो बोल रहे थे वो आपका एसएस आरएनए ये प्रेजेंट है। इसी में क्या बोला गया कि यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिखेगा, जो आपको आरएनए से डीएनए बनाने में काम आएगा। उसी के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो इन्वेलप होगा जो आपको दिख रहा है जो आपका आरएनए है उसके सराउंडिंग्स में, मतलब कि ये वाला, ये जो होगा वो आपका होगा P24 कैप्सिड का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और जो है वो कवरिंग देखने को मिलेगी, जो आपका कवरिंग दिख रहा है ये वाला, इसको आप लोग जो बोलते हो वो P17 बोला जाता है। उसके बाद जो दिखेगा तो ये जो है वो दोनों के दोनों जो होते हैं बेटा ये प्रोटीन कोट होता है, एक आरएनए के सराउंडिंग्स में, उसके बाहर एक और सराउंडिंग है जिसको P24 और P17 बोला गया है, और दोनों के दोनों प्रोटीन कोट है। उसके बाद जब देखोगे तो आपको जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन दिखेगा ये वाला, तो ये लिपिड मेम्ब्रेन हो गया। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है जो स्पाइक्स है GP120 का, ये आपको थोड़ा सा देखिएगा तो जैसे कि आपके केक के अंदर जो कैंडल आपको लगाते हो उसी तरीके से ये भी आपको अरेंजमेंट दिखेगा लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्लियर आपको सभी में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो ये अपर वाला जो स्पाइक्स है इसको आप लोग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जिसको G120 बोलते हो, और इसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन पेडिकल है जो अंदर की इम्बेडेड है, तो अगर मान लीजिए कि एक केक है इम्बेडेड कर दिया तो ऊपर वाला जिसको नोब का फॉर्मेशन बोल रहे हैं उसको स्पाइक्स है, तो वो है आपका GP120। और जो आपका एम्बेडेड है केक के अंदर वो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन पेडिकल जो है आपका GP41। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हम लोगों ने सुना है कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई भी एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है। तो इसमें होता क्या है बेटा कि ये जब देखोगे ना तो जैसे ही रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो जो ये स्पाइक्स है ना ये आपको जो होता है यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, तो ये जो स्पाइक्स होता है ना ये यहाँ से डीजेनरेट हो जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो जैसे ही यहाँ पर कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है वो आपको क्या चीज हो गया, वहां से डीजेनरेट हो गया, तो अंदर क्या चीज है क्या रिएक्शन होता है ये मालूम नहीं कर पाते हैं रिसर्च करने वाले। तो ये सभी के साथ होता है, जो स्पाइक्स देख रहे हो ये बराबर जो है वो गिर जाता है। जब गिर जाएगा तो नॉर्मली है कि उसके ऊपर रिसर्च जो है वो आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए आज तक इसके लिए कोई भी मेडिसिन मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये आपको गिर जाता है।
और ये जो है प्रॉपर इसका जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिया गया है। हाँ बेटा, वो दो ही बोला गया है, तो यहाँ पर जब देखिएगा तो दो है, टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दो है मतलब वो सिंपल ठीक है, डिप्लॉयड आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दो आपको यहाँ पर दिया गया है। अब इसी के बाद जब नेक्स्ट देखोगे तो एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन है, पहले पढ़ा है। पहला जो दे दिया गया सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, वही है, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, तो पहला बिल्कुल सही है। कंटामिनेटेड जो होता है वो ब्लड से होता है या ब्लड प्रोडक्ट से होता है, ये भी चीज यूज नहीं करना चाहिए। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स वगैरह जो होता है उसका भी यूज नहीं करना चाहिए। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है तो सिंपल है, मदर से ये जो चाइल्ड होगा उसके अंदर आपको ट्रांसफर देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है बेटा कि किस किस इंसान को हाई रिस्क ऑफ एड्स होता है, तो जिसमें आपको पहला पॉइंट है कि सेक्सुअल कांटेक्ट मोर देन जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अननोन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि जिसके भी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, सेक्स पार्टनर्स, उसमें एड्स देखने को मिल सकता है। ड्रग्स एडिक्ट्स जो होते हैं उनको हो सकता है, क्योंकि ड्रग्स एडिक्ट्स वगैरह नशे में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो थोड़ा सा उनको आइडिया नहीं रहता है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर हो रहा है, उसमें भी हाई रिस्क होगा। चिल्ड्रेन बॉर्न टू अगर इन्फेक्टेड मदर है तो वो आपको जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो भी आपको HIV से इन्फेक्टेड होगा। तो यहाँ से क्यों होगा, क्योंकि वो जो है आपको मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है। तो ये जो रीजंस है कि कैसे ट्रांसफर होता है या किस इंसान को जो है वो ज्यादा रिस्क होता है कि एड्स उनको हो सकता है, तो सिंपल है कि अगर बॉयज में देखा जाए तो अगर कभी भी जाओ शेविंग वगैरह करवाने कटिंग के लिए, आप लोग नया ब्लेड का यूज कीजिए, या निडल वगैरह जो होता है वो आप लोग फ्रेश ही यूज करिए, वो ज्यादा बेटर है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है वो किसी के लिए भी अवॉइड कर दीजिए। मदर से चाइल्ड में हो सकता है, तो अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं है तो वहां पर भी एड्स नहीं देखने को मिलेगा। अगर होता है तो वो डॉक्टर जो है उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर जो आप लोग नेक्स्ट देखोगे, तो और एक चीज और है कि यहाँ पर जो है कि आप लोग जब मानते हैं ना, पहले के लोग का मानना था कि जो एड्स होता है ना, ये जो होता है वो टच करने से, छूने से या फिजिकल कांटेक्ट से हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नॉलेज क्लाउड है बेटा, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि यहाँ पर सिंपल लिखा गया है कि ये फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता है। तो फिजिकल कांटेक्ट से अगर किसी को इंसान को अगर एड्स है तो वो आपसे अगर टच करता है, जैसे कि हाथ मिलाना हो गया, तो यहाँ से उस तरीके से नहीं फैलता। ये जब भी फैलेगा तो जो फ्लूइड है उसके थ्रू आपको फैलता है, यानी कि ब्लड के थ्रू जो है ये डायरेक्ट जो है वो आपको ट्रांसफर हो सकता है, या वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। ये चीज आपको थोड़ा सा नॉलेज क्लाउड में लिखा गया है, क्योंकि सोसाइटी में ये पहले माना जाता था। अब इसी में जब देखोगे तो आपको जो है वो एड्स में होता क्या है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई है। डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ के देखिए पूरे पैराग्राफ को। मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV एड्स दिया गया है, उसकी बात करते एक बार पढ़ के देखिए। इसमें जब देखोगे तो होगा क्या क्या चीज जो आप लोगों ने पढ़ा था पहले वही चीज होना है। यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट्स देखिए, फिर इसको जो है नीचे इसका साइकिल भी दिया गया है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है आफ्टर एंट्री द वायरस इनटू द बॉडी, अगर ये बॉडी के अंदर जो है वो इंटर करता है, थ्रू किसके थ्रू कर सकता है, तो वो आपका फ्लूइड होगा जिसको आप लोग, और ब्लड। यहाँ पर सिंपल ये बोला गया है कि यहाँ पर जो है वो ब्लड इन्वॉल्व है। द वायरस इंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस में ये इंटर करेगा, वेयर क्या होगा, जीएनए जो आरएनए जीनोम है ऑफ वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल डीएनए, जब यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा तो फॉर्म करेगा आपको वायरल डीएनए, और इंजाइम जो लगेगा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। द वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल, मतलब कि होस्ट सेल में इंटर करेगा, एंड डायरेक्ट द infected cells to produce virus particles।
तो यानी कि जो आपका नॉन इन्फेक्टेड सेल है, अगर उसको ये मतलब कि उसके अगर कांटेक्ट में आता है तो इंजेक्ट कर देगा वहां पर वायरल पार्टिकल्स, जिससे क्या चीज होगा कि वहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये आपका वायरल पार्टिकल्स है उसका जो है वो प्रोडक्शन वहां पर इंक्रीज होगा। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर ये कहाँ इंटर कर रहा है, तो मैक्रोफाजेस पे कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल बोलेंगे, जो आपका एचआईवी वायरस है जो वायरल है उसका जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो रहा है वो मैक्रोफाजेज में है। इसीलिए देखिएगा तो यहाँ पर बोला गया है कि मैक्रोफाजेज एक्ट लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि ये सबसे पहले जो इंटर कर रहा है वो मैक्रोफाज में कर रहा है, और मैक्रोफेजेज में जब इंटर कर रहा है तो वहीं पे वायरस पार्टिकल्स का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो सिंपल जो हम लोग बोलेंगे कि मैक्रोफेजेस क्या चीज हो गया, एक्ट लाइक अ एचआईवी फैक्ट्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि एचआईवी फैक्ट्री कौन है, तो सिंपल आंसर लगाओगे कि मैक्रोफेजेस जो है वो एचआईवी फैक्ट्री है। अब उसी के बाद देखोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है और कैसे कैसे इसके अंदर आपको सिम्टम्स दिखेंगे। और ये चीज है बेटा कि यहाँ पर जब देखोगे तो जैसे ही एचआईवी इंटर्स करेगा इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स जो होगा वो क्या चीज होगा, जो आपका रेंज होता है वो 200 मिलीमीटर क्यूब जो है उससे आपको बिलो आ जाता है। तो रेंज से जो टी लिम्फोसाइट्स का जो रेंज होगा उससे आपको ये गिरेगा। उसके बाद होगा तो यहाँ पर रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। तो यहाँ पर वो जो वायरस इंटर करेगा वो रेप्लिकेशन करेगा, तो रेप्लिकेशन जब होगा तो वहां पे जो उसके प्रोजेनी का नंबर है वो आपको इंक्रीज करता चला जाएगा। और ये जो है आपको डिस्ट्रक्ट करेगा वो क्या चीज करेगा, हेल्पर टी सेल्स को करेगा। तब आपका जब हेल्पर टी सेल्स को डैमेज कर रहा है तो ये जो है वो बाकी सेल्स को प्रोड्यूस नहीं होने देगा। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड, ब्लड पे अटैक करेगा, और ब्लड पे जो होगा तो ये क्या कर देगा, अदर हेल्पर टी सेल्स, मतलब कि जो ब्लड में जब इंटर करेगा ब्लड पे अटैक करेगा तो आपको पता है कि जब हेल्पर टी सेल्स भी मिलेंगे तो वो उसको भी डिक्रीज करेगा। अगर इसी तरीके से वो अटैक करता चला गया तो आपका जो नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स है, हेल्पर टी सेल्स जिसको बोलते हो, उसका नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा। और यहीं पर जो पर्सन होगा वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इन्फेक्ट जब होगा तो क्या क्या इन्फेक्शन के दौरान देखने को मिलेगा, तो उसको फीवर होगा, डायरिया होगा, और उसी में जो देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा वेट लॉस। तो वेट लॉस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो आपको सिंपल सेकेंड पैराग्राफ में दिया गया है, जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो आपका जो है वो नंबर डिक्रीज होगा। इसी में जब देखोगे तो आपका जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें क्या दिया गया है, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, फिर से जब लिम्फोसाइट्स का रेंज जो है वो आपका बिलो हो रहा है, पर्सन क्या चीज होगा, सफर होने लगेगा। किस किस चीज से होगा, तो बैक्टीरिया से हो सकता है जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम है, वायरस से हो सकता है, फंगाई से हो सकता है, या जो पैरासाइट्स होता है वो उससे जो है आपको इन्फेक्ट हो सकता है। और पेशेंट बिकम जो होगा इम्यूनो डेफिशिएंट, जब इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया तो यहाँ पर वो खुद को क्या करेगा, बाकी जो डिजीज है उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वही दिया गया है, अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पर इम्यून सिस्टम का जो पावर है वो डाउन हो गया, तो अदर डिजीज भी अगर होता है तो हम उससे फाइट नहीं कर सकते, उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिसाइड जो है आपको जो दिया गया है वो निमोनिया हो सकता है, एड्स विक्टिम है, परसिस्ट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया देखने को मिलेगा। स्पेशली जो है आपको जो है टोकोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो सकता है जो कॉज करेगा ट्यूबरक्लोसिस, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, विच पैचेज ऑन म्यूकस आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे जो है कि अगर एड्स होता है तो उसके अलावा जो आपको इन्फेक्शन है वो अगर लगती है तो उससे आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, तो कौन कौन सा होता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये इतना आपको याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है एड्स के लिए वही सिर्फ आप लोग याद रखोगे। और एड्स डे कब होता है ये ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर जो है बेटा वो रेप्लिकेशन का मोड आप लोग देख लीजिए एक बार।
यहाँ पर जब रेप्लिकेशन का मोड देखोगे तो फर्स्ट जो आपको दे दिया गया है ये है आपको रेट्रो वायरस। अब यहाँ पर वायरल कोड प्रोटीन है, वायरल कोड जो है वो क्या चीज कर रहा है यहाँ से, तो इन्फेक्ट जो कर रहा है वो एनिमल सेल के नॉर्मल जो भी सेल है उसको इन्फेक्ट कर रहा है। ये आपको सेल का जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है, जो ये आप लोग कवरिंग देख रहे हो। तो जब ये कवरिंग आप लोग देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये क्या चीज होगा, जो ये है आपका इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ये जो है वो आपका इंटर कर गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है आपको नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में। तो वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, या जो भी लिखा होस्ट लिखा होगा इनटू द होस्ट। अब उसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से प्रोड्यूस होता है, एंजाइम आपको जो है लगेगा। फिर क्या होगा, जो यही आप लोग जो वायरल जो देख रहे हो ये जो होगा वो इंजेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, तो आपको जो है होस्ट जीनोम के अंदर। जब होस्ट जीनोम के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पर क्या चीज होगा, डीएनए होगा प्लस आपको न्यूक्लियस होगा। उसके बाद क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो न्यू वायरल आरएनए जो है वो आपको प्रोड्यूस्ड होगा किसके अंदर, तो इन्फेक्टेड सेल के अंदर। जब इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर ये प्रोडक्शन होगा तो धीरे धीरे देखोगे तो इसका जो नंबर है वो आपको इंक्रीज करता चला जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इसका नंबर जो है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज करेगा तो यही जो होगा वो क्या चीज करेगा कि आपके जो न्यू सेल्स होंगे फिर से ये उसको जाकर इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से उसका इन्फेक्शन जो है आपके बॉडी में चलता चला जाएगा और इस तरीके से वो रेप्लिकेट आपको करेगा। नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है इसका ट्रीटमेंट दिया गया है या डायग्नोसिस दिया गया होगा। ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस पे इसका नेक्स्ट है, डायग्नोसिस आपको दिया गया है। जो इसके अंदर यूज करते हैं बेटा वो याद रखना, एलिसा का यूज होता है। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ये चीज बायोटेक्नोलॉजी में आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ से सिंपल याद रखिएगा, ये जो यूज होगा यहाँ पर वो होगा एलिसा, जिसका एंजाइम लिंक इम्यूनो डेफिशिएंसी सॉर्बेंट एसे। और ये जो होता है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर कंफर्मेशन ऑफ एलिसा पॉजिटिव केसेस। तो यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज होता है, और प्लस आपको जो डायग्नोसिस के लिए जो यूज होगा वो होगा आपको एलिसा। और इसके बाद जब देखोगे तो कुछ जो है वो आपका इसका जो है वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जो नीचे सारे आपको ड्रग्स दिए गए। और ड्रग्स में कौन कौन से हैं वो अंडरलाइन कर दिया जाता है, वो आप लोग एक बार पढ़ोगे। फर्स्ट ड्रग्स ये आपको दिया गया है। सेकेंड जो देखोगे तो यहाँ पर अदर ड्रग्स में ये आपको दिया गया है। और यहाँ पर ये भी है, वो आप लोगों को ये याद रखोगे। तो ये जो है वो आपको मेडिसिन जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है जो उसके इफेक्ट को कम कर सकता है वो चीज आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स जो है वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज करोगे, कि रेट्रो वायरस से होता है तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग को यहाँ पर यूज किया जाएगा। और ओनली पार्शियली एक्टिव है, इफेक्टिव है, यहाँ पे कंप्लीट इफेक्टिव नहीं होता है, वो पार्शियली जो है वो इफेक्टिव होता है। बिकॉज इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। तो यहाँ पर वो डेथ नहीं कर सकता, उसको जो है वो बचा के रख सकते हैं, बट उसके अंदर इसीलिए इसका जो है वो परमानेंट ट्रीटमेंट जो अवेलेबल नहीं है, जिसके अंदर आपको दे दिया गया है पहला AZD, for the first and still continue to be drug of choice for the treatment of AIDS। पहला ड्रग दे दिया गया है, drug which is similar action are used to inhibit HIV replication and slow the progression of AIDS। यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो ट्रीट नहीं कर रहा, जो भी रेप्लिकेशन का मोड होगा उसको जो है वो आपको डाउन कर देता है। तो डाउन कर देगा तो रेप्लिकेशन जल्दी जल्दी नहीं होगा, तो वो आपको इन्फेक्ट भी जल्दी नहीं करेगा। तो यहाँ पर वही है, एंड ऑल एंड न्यूक्लियोसाइड एनालोगस सब्सटेंसेस दैट आर सिमिलर टू नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोसाइड्स इन आरएनए एंड डीएनए। तो यहाँ पर भी जो होगा वो एनालोगस आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो जो चार आप लोगों ने देखे थे प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स में, उससे जो अटैचमेंट होगा तो वही चीज यहाँ पर भी करेगा। जब इनहिबिट करेगा तो वहां पर रेप्लिकेशन जो है वो रुक जाता है।
जब रेप्लिकेशन रुक गया तो आपको अदर सेल्स को ये इन्फेक्ट नहीं होने देगा। दे ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ रेट्रोवायरस इनटू द डीएनए। तो यहाँ पर आपको आरएनए से जो डीएनए है वो आपको बनने नहीं देता है। 4 ड्रग्स विद सिमिलर एक्शन आर यूज्ड टू इनहिबिट HIV replication and slow the progression of HIV. All the nucleosides analog substances that are similar to the वही चीज आपको यहाँ पर दिया गया, उसको पढ़ के देखिएगा। उसी में जो नेक्स्ट है AZ दिया गया है और रेट्रोविर इसी को बोलते हो। उसी के अंदर आपको जो दे दिया गया है DDI है, DDC है, और उसी में आपको जो है ये जो दिया गया है डॉक्टरी, जो अगर किसी वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको ये 2 मेडिसिन आपको दी जाती है जो यहाँ पर नीचे दिया गया है। HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन टू इंश्योर द बेबी डू नॉट कैरी द इन्फेक्शन। तो ये जो अगर फीमेल है, अगर डॉक्टर ने डिटेक्ट कर लिया कि उसको एड्स है, तो एड्स जो है वो पास ऑन हो सकता है, तो पास ऑन ना हो इसलिए ये 2 जो है वो आपको ड्रग्स का यूज डॉक्टर्स करते हैं। तो ये सारे ड्रग्स को यहाँ से जो है आप लोग कॉपी में शॉर्ट में लिख लो। क्या करता है, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है सिर्फ ये रेप्लिकेशन को वहां पर नहीं होने देगा। जो कोड है वो आपको यहाँ से जो है वो कोडिंग नहीं होगा। जब कोडिंग नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा है कि कोड होता है, वही जो है वो कॉपी होता चला जाता है। तो ये जो कोड्स है इसका कॉपी नहीं होने देगा। तो ये चीज एक बार आप लोग पढ़कर देखिए। और इसी में एक बार जो है वो प्रिवेंशन ऑफ एड्स देख लो। प्रिवेंशन में कुछ नहीं करना, अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स करना है। जब भी आप कभी भी जाओ तो सेविंग वगैरह करने जाना है तो ब्लेड वगैरह जो होता है वो फ्रेश यूज करना है। वही चारों यहाँ पर आपको दिया गया, ड्रग्स वगैरह का यूज नहीं करना है। इसके ऊपर जो है आपके बहुत सारे एनजीओ और गवर्नमेंट भी जो काम कर रही है, तो इससे क्या चीज होगा कि सिंपल नहीं, स्नीजिंग और उसका इससे लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ ब्लड का मान के चलो और आपका फिजिकल कांटेक्ट, स्नीजिंग वगैरह से इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है बेटा। एज एड्स एज नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन द बेस्ट ऑप्शन है। ये आप लोगों ने डायलॉग बहुत बार सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको जो है कि ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बचाव जो है वो रख सकते हो। इसके ऊपर WHO भी काम कर रहा है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस आपके जो एनजीओ वगैरह होते हैं या आपको जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, ये भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है। क्या चीज बोला गया, प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर ब्लड HIV अगर किसी को देना भी है तो HIV टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके अगर HIV हुआ तो दूसरे को प्रॉब्लम कॉज करेगा, तो ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। यूजिंग जो है वो निडल्स वगैरह जो है वो आप लोग फ्रेश यूज करो। जैसे ही क्लिनिक वगैरह पे जाते हो, हाँ ये जो है वो मेडिसिन नहीं दिया गया बेटा प्रिया, लेकिन 2-3 जो है ना वो लिख लीजिएगा यहाँ से, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे दिया गया होगा। दोनों जगह आपको पढ़ाया गया, इसलिए मैंने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाया था वो सेम चीज था, तो वहां पे मैंने AZT का नाम लिया था। तो थोड़ा सा ये जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मिला लोगे। यहाँ पे कॉन्डम्स वगैरह जो होता है बेटा इसका यूज करते हैं। जो कॉन्डम्स वगैरह का यूज करोगे तो सिंपल है, वो सेफ होता है। तो सेफ होता है तो नॉर्मली वो एड्स को फैलने नहीं देगा। ड्रग्स एब्यूज वो रोकना है। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप ऑफ HIV, अगर HIV है तो वो रेगुलर चेकअप जो है वो लोगों का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अगर एजुकेटेड होंगे, उनको सब कुछ पता होगा, तो नॉर्मली जो एड्स है वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल तरीका है कि लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो फैलाना जरूरी है। जैसे आप ही लोग पढ़ते हो तो मेन मोटिव जो होता है कि आप लोगों को पता हो कि ये सारी चीजें हमें नहीं करना है। उसी पे जब देखोगे तो एवरीवन वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर है, ठीक है। इसी के ऊपर जब देखोगे तो बहुत सारे जो एनजीओ वगैरह है इसके ऊपर वर्क करते हैं। जब एनजीओ में आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने भी आसपास देखा होगा, जो बहुत सारे जो प्राइवेट जो आपका हॉस्पिटल्स के अंदर या बहुत सारे जो एनजीओ होते हैं वो भी जो आपको यही काम करते हैं। जो काम करते हैं तो सिंपल जो है ये आपको जो है वो याद रखोगे। 1 दिसंबर को जो है वो HIV एड्स डे, सिंबल आप लोगों को याद होगा, ये वाला दिया गया था रेड रिबन का, याद ही होगा। ये चीज आप लोगों को पहले ही बता दी गई थी। तो यही चीज है कि आपको जो है ये कंप्लीट जो एड्स में आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो यहाँ पर डिस्कस हुआ है, कैसे बच सकते हो वो चीज आपको मालूम है। तो एक बार इसको देखिए,
फिर जो है वो सेकंड जो है वो आपका कैंसर की बात करते हैं। पहले इसको आप लोग देख लो एक बार पढ़ के पूरा, अगर प्रॉब्लम है, बहुत चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं होगा कट कर सकते हो, इसके लिए आप लोग फ्री हो। लेकिन मेडिसिन में एक दो लिख लेना, वो ज्यादा अच्छा है। जो भी ड्रग्स वगैरह बताए गए एक दो आप लोग लिख ही लीजिएगा। इसको पढ़ के देखिए, फिर जो आते हैं बेटा वो है आपका एक बार पढ़ के देखो प्रॉपर। और पहले से अगर पढ़ा होगा ना घर पे, जैसे मैंने कल भी बोला था, तो बड़ा आसानी से समझ लोगे। अगर घर पे नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एलिसा जो होता है बेटा, वो एड्स को डायग्नोस करने के लिए जो यूज करते हैं, वो आपका एलिसा को दिया गया है, जिसके अंदर आप लोग जब देखोगे उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा गया है। जब फर्स्ट ईयर में जाओगे एमबीबीएस के, तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ उसका फुल फॉर्म यूज कीजिए बस, कि डायग्नोसिस करने के लिए एड्स है या नहीं है, उसके लिए जो यूज करोगे वो आपका एलिसा जो है वो यूज होता है। उसका फुल फॉर्म वहां पे दिया होगा जिस पेज पे होगा। ये देख लीजिए, 5 मिनट का टाइम ले लो। और सभी लोग रहोगे, कैंसर आप लोगों ने पढ़ा है, कैंसर के बारे में जो है आगे कैंसर ही आपको पढ़ना है। हाँ वही है, एंजाइम लिंक इम्यूनोडेफिशिएंसी सॉल्वेंट एसे, यही टेक्निक है वो। हो जाए तो बता दीजिएगा। फिर जो आते हैं बेटा वो आपका जो है वो कैंसर है। कैंसर के बारे में आप लोगों ने सुना है, कैंसर क्या चीज होता है? कैंसर की बात करो, कैंसर में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसमें अगर हो गया होगा तो नेक्स्ट जो आते हैं बेटा वो आ जाते हैं हम लोग कैंसर के ऊपर। और ये सारी चीजें पढ़ोगे, ये जो है वो नोट्स में आपको दिखेगा। हाँ, ये एड्स के बारे में कॉमन जो आप लोगों ने पढ़ा है, नॉन कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है, उसमें से आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर जो देख लो कि कैंसर की जब बात करते हो तो सबसे पहला याद रखो कि यहाँ पर जो होता है बेटा अनकंट्रोल्ड जो होता है, और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो जाता है। ये चीज सिंपल याद रखोगे। तो यहाँ पर जब सबसे पहला जो आप लोग डेफिनेशन लिखोगे वो है कैंसर में, कि कैंसर होता कैसे है। फिर टाइप्स ऑफ कैंसर भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक डालिएगा वो है आपका कैंसर। और कैंसर में जब देखोगे तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो होगा वो होता है कैंसर इज अनकंट्रोल्ड। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो आपके जो सेल्स होते हैं बेटा वो बॉडी सेल्स ही बोल सकते हो। उसके अंदर आपको एक जो है वो अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगा। कभी कभी में देखिएगा कि अगर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी एक जगह जो है ना, वो मास ऑफ सेल्स आपको दिखेंगे। ये बॉडी के बहुत से पार्ट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में देखोगे तो वहां पर आपको मास ऑफ सेल्स दिखेगा।
अगर पहले अगर डॉक्टर से कंसल्ट करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो कैंसर है। ये भी चीज ध्यान रखो कि आपको बहुत लोग डर जाते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पार्ट्स के रीजन में मास ऑफ सेल्स दिख रहा है तो उनको लगता है कि ये कैंसर है। बट एक चीज आज के डिस्कशन से भी क्लियर कर लोगे कि ये कंपलसरी नहीं है कि वो जो आपका फॉर्मेशन ऑफ मास सेल्स हुआ है वो आपको कैंसरस सेल है। लेकिन कैंसर सेल्स जो है वो फॉर्मेशन जो होता है बेटा वो सेम होता है। तो सबसे पहले जो कैंसर के लिए याद रखोगे कि अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होता है, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। अगर हम यहीं पर देखते हैं ना बेटा कि जो सेल्स होते हैं कैंसरस सेल्स उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जब आप लोग बुक देखोगे ना तो वहां पे लिखा होगा कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, और ये सारे टर्म्स जो है वो आपको यहाँ पर बताए गए। तो पहला जो देखोगे तो वो आपको जो दिया गया होगा वो है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या चीज होता है, तो यहाँ पर जो देखते हो तो आपके जो सेल्स होते हैं, मान लीजिए कि ये जो है आपको यहाँ पर सेल्स दिया गया है, ये कुछ जो है हम लोगों ने सेल्स बना लिया, आपको पता है सेल्स के बीच में गैप हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ जो है हम लोगों ने थोड़ा सा आपको यहाँ पर गैप भी दिखा दिया। अब इसी में से मान लीजिए बेटा कि कोई जो सेल्स है वो आपको डिवाइड जो है वो आपको होता चला जा रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो रुक नहीं रही है। जैसे अगर सपोज करो कि ये जो आपको बीच का ये सेल दिया गया है, ये जो आप अगर सेल लेते हो तो ये जो है बेटा वो एबनॉर्मली जो है वो ग्रोथ करता चला जा रहा है। मान लीजिए कि जो ब्लू लाइन से बनाया ये इसका एबनॉर्मल ग्रोथ है। जब एबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो ये क्या करेगा, जो इसके आजू बाजू के जो सेल्स है इसको भी जो है ये इन्फेक्ट कर देगा। जब इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या चीज होगा कि आपको जो मास ऑफ सेल्स है वो आपको एक जगह दिखने लगेंगे। तो ये जो मान लीजिए कि आपका जो दिया गया है कि ये जो है वो मास ऑफ सेल है। जब मास ऑफ सेल है तो इसी को जो आप लोग बोलते हो वो बोला गया है ट्यूमर, या इसी को बोलते हो नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म जो है कि जो आपका सेल एबनॉर्मली ग्रोथ कर रहा है और फॉर्मेशन जो होगा वो मास ऑफ सेल्स का होता है, उसी को आप लोग ट्यूमर बोलते हो या उसी को आप लोग नियोप्लाज्म बोलते हो। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है उसमें होता क्या है वो भी चीज यहाँ पे लिख दी जाती है। तो इसमें देखोगे तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लॉस्ट, प्रॉपर्टी जो होगा वो आपको लॉस्ट हो जाएगी। अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, दे इन्वेड, ये तीनों उसकी प्रॉपर्टीज है, ये याद रखनी पड़ेगी। दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग सेल्स, सराउंडिंग्स, सिंपल सराउंडिंग्स या सराउंडिंग सेल्स भी आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब फास्ट देखोगे तो यहाँ पर जो उनके बीच में अटैचमेंट होती है जो भी सेल्स है उसमें से एक सेल क्या करेगा, आपको जो है वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाएगा, एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगेगा। जब एबनॉर्मली ग्रोथ करेगा तो वो क्या करेगा, जो सराउंडिंग सेल्स है, ये जैसे कि सराउंडिंग सेल्स हो गया बेटा, तो इस सराउंडिंग सेल्स में क्या करेगा, इन्वेड करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करने लगेगा। जब डिस्ट्रॉय करेगा तो वहां पर जब देखेंगे तो एक मास ऑफ सेल्स बनेगा जिसको आप लोग ट्यूमर बोलते हो। तो ये हर बॉडी पार्ट्स के रीजन में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा कि वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, तो चांस जो है कि उसको कैंसर हो सकता है। इसमें आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला जो आप लोग देखोगे तो वो जो होता है वो बेनाइन ट्यूमर होता है, ये भी चीज आप लोगों ने सुना होगा। अब बेनाइन ट्यूमर जो होता है बेटा इसमें क्या चीज होता है, और सेकंड जो यहाँ पर देखोगे वो जो होता है वो होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये आपको दो ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा। अब ये दोनों ट्यूमर्स में जो है वो डिफरेंस होता है। बेनाइन ट्यूमर आपको कैंसर कॉज नहीं करेगा, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये आपको कैंसर कॉज करता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे एमबीबीएस आप लोग करोगे
तो अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो देखोगे कि वहां पर मास ऑफ सेल है, तो जरूरी नहीं है कि उसको कैंसर है। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई भी जाती है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो ये जो आपका बेनाइन ट्यूमर है, इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो नॉन मैलिग्नेंट बोलते हैं। नॉन मैलिग्नेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैंसर कॉज नहीं कर सकता, और इसी कारण से जो है वो आपका ये जो होगा वो नॉन कैंसरस सेल्स भी बोला जाएगा। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो आपका जरूरी नहीं है कि कैंसर कॉज करे, तो नॉन कैंसरस भी होता है। और सबसे स्पेसिफिक है, स्प्रेड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, जो मतलब कि जो आपके अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, अगर एक जगह कैंसर सेल बन गया तो वो ब्लड के थ्रू जो है वो आपके पूरे बॉडी में जा सकता है, वहां पे डिवाइड कर सकता है। लेकिन जो आपका बेनाइन ट्यूमर है, जहां पे बनेगा वहीं पे रहेगा, वो आपके पूरे बॉडी में या जो बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर मूवमेंट वहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो बेनाइन ट्यूमर जहां बनेगा वो वही रहेगा। लेकिन जब मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करोगे तो ये जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड के थ्रू जो है ये कंप्लीट जो बॉडी है उसके अंदर वो जा सकता है। ये चीज याद रखोगे आप लोग। तो यहाँ पर है डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, तो ये अदर पार्ट्स तक आपको नहीं जाएगा। जब अदर पार्ट्स तक नहीं जाएगा, जहां पे बना वहीं पर है, तो क्या चीज कॉज करेगा? ये जो कॉज करेगा बेटा वो लिमिटेड डैमेज कॉज करेगा आपको, ये चीज याद रखना है। तो सिंपल जब लिखोगे तो यहाँ पर होगा कॉज लिमिटेड डैमेज, मतलब कि वहां पर आपको जब पूरे बॉडी में नहीं फैल पा रहा है तो ये जो आपको डैमेज करेगा वो आपको लिमिटेड डैमेज करेगा। और बेनाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है बेटा वो स्लो होती है, ये चीज दिमाग में रखना। मैलिग्नेंट ट्यूमर की फास्ट ग्रोथ होती है, लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर होता है इसमें जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ इज स्लो। ठीक है, तो ये जहां बनेगा वही रहेगा, पूरे बॉडी में भी नहीं फैलता है, ग्रोथ भी इसकी स्लो है, और ये कैंसर कॉज नहीं करता है। तो बेनाइन ट्यूमर से हमें ये मिलने देखने को मिला कि ये कैंसर कॉज नहीं करेगा। सेकेंड जब देखोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको जो आप लोग बोलते हो वो कैंसरस सेल बोलते हो, ये जो होता है वो कैंसरस होता है, ये कैंसर कॉज करेगा। और बहुत ही कॉमन आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है जो टोबैको का कंजप्शन होता है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद आपका सर्विक्स कैंसर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर भी होता है। तो कैंसर में जब एक चीज है कि वो बेनाइन ट्यूमर इन्वॉल्व नहीं है, वो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये याद रखो, जो इसकी ग्रोथ होती है ये रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है। ये आपको जो है इसकी जो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, और ये जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, और इसी में जो देखोगे तो ये जो होगा शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस क्या होता है वो भी चीज आप लोगों को बताई जाएगी। मेटास्टेटिस अंडरलाइन कर लो, ये आगे आप लोग देखोगे। तो यहाँ पर शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेटिस वेरी डेंजर, और ये जो होगा वो आपको वेरी डेंजर होता है, और कैंसर से लोगों की डेथ होती है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो डेथ कॉज कर सकता है, तो ये जो सिंपल लिखोगे कैन कॉज डेथ, ये जो है आपको डेथ कॉज करेगा। ठीक है, और एक चीज जो है वो यहाँ पर नोट में लिख लेना, ये जो है कि आपको जो कैंसर सेल की बात करते हैं, हाँ टोबैको कंजप्शन से कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है बेटा, अगर रेगुलर खा रहे हैं तो वहां से होता है, माउथ कैंसर होगा। ठीक है, जैसे देखते होगे टीवी में, कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो, देखते हो ना कि वहां पर वो तंबाकू खाने वाले का जो ये साइड से एक लेडीज का आता है, देखा है? लेडीज का आता है वो, देखना यहाँ से वो कटवा लेती है, और एक लड़का भी बैठा रहता है, तो वो सब माउथ कैंसर ही तो है। हाँ, वो कैंसर के सिम्टम्स पे आते हैं बेटा आदित्य, रुक जाइए अभी, एक एक चीज तो पढ़ने आगे तो बढ़ने तो पहले ही। हाँ, अल्सर भी होगा दिखेगा, बट किस रीजन में होगा, एक एक जब इसके जब बात करोगे ना किस किस रीजन में कैंसर होता है, तो वहां पे थोड़ा सा वेट कीजिए, एकदम से नहीं होगा बेटा।
यहाँ पर सिंपल जो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ओनली जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर, ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर डेजिग्नेटेड एज कैंसर, यानी कि आपको जो बेलाइन ट्यूमर है वो कैंसर नहीं कॉज करेगा। अगर वहां पर आपको जो डायग्नोसिस के बाद पता चला तो यहाँ पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वही जो होता है वो आपको दिखेगा डेजिग्नेटेड एज कैंसर। तो मैलिग्नाइन जो ट्यूमर है वही जो कॉज करेगा वो करेगा आपको क्या चीज कॉज करेगा, तो वो जो कॉज करेगा बेटा वो आपको कैंसर कॉज करेगा। एक जो टर्म है वो है आपको मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब क्या होता है वो समझिए बेटा। आपको बेनाइन के पास क्या था कि एबिलिटी नहीं थी कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसफर हो पाए, लेकिन जब आप लोग बात करते हो मेटास्टेटिस की, आप जब बात करोगे कि मेटास्टेटिस की, तो मेटास्टेटिस में क्या होता है कि एक जगह से ये दूसरे जगह जो है वो ट्रांसफर होता है, जिसको आप लोग बोलते हो मेटास्टेटिस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका फटाफट लीजिए। इसका हो गया। तो एक जो है यहाँ पर देख लो, मेटास्टेटिस जो टर्म यूज किया है, मेटास्टेटिस का मतलब जो होता है बेटा कि वो याद रखोगे कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ये ट्रेवल कर सकता है। इसमें जब डेफिनेशन जो है वो लिख दी जाती है, मेटास्टेटिस का मतलब जो होता है तब प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, जो कैंसरस सेल होता है वो उसी की प्रॉपर्टी है जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो सकता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय बॉडी फ्लूइड, बाय बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का मतलब ब्लड है। एंड स्टार्ट स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर, अगर वहां पे पहुंचेगा तो एक नया ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। जैसे मान लो कि ब्लड कैपिलरीज होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है आर्टरीज डिवाइड होगा ब्लड कैपिलरीज में। तो मान लीजिए कि ब्लड कैपिलरीज में जो है आपका कैंसर सेल इंटर कर गया, ये क्या होगा कि आपके जो दूसरे टिश्यूज होंगे, सेल्स होगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो फिर यहाँ भी देखोगे तो कैपिलरीज में डिवाइड होगा और फिर से जो कैंसरस सेल है वो यहाँ पर आ गया। जब इस टिश्यू में आ गया, इस यहाँ पर आ गया, तो ये जो है तो सिंपल क्या चीज होगा कि यहाँ पर वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट होगा। और बहुत सालों जो है वो क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है मेटास्टेटिस पे। मेटास्टेटिस जो है बेटा वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू में है, क्योंकि दोनों में से जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटास्टेटिस का वो सिर्फ आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर का है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है, और जाने के बाद जब देखोगे तो वहां पे वो डिवाइड करके जो करेगा वो आपको ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकता है। ये चीज आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर याद रखना है कि मेटास्टेटिस होता क्या है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है इसके आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक पॉइंट जो है इसके देखते चले जाइएगा। कौन कौन सा एजेंट जो कॉज करता है और फिर इसको कैसे डायग्नोसिस कर सकते हो, कैसे फिर इसको ट्रीट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको कैंसर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कैंसर के बारे में वो सारी चीजें पढ़ोगे। और टाइप्स ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ पे होता है वो भी चीज पढ़ोगे, जल्दबाजी नहीं कीजिए बस। ठीक है, पहला जो है बेटा आप लोग को जो वहां पे पढ़ाया गया है मोड, ये आपको कैंसर्स के बारे में दिया गया है। पहला जो पैराग्राफ है, और बेनाइन ट्यूमर है और आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये पढ़ के देख लीजिए, बातें वही लिखी है कि अलग लिखी गई है।
बेनाइन से लेके मैलिग्नेंट तक। मेटास्टेटिस की डेफिनेशन सारी कुछ यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ से ये जो कैंसर है ये कंप्लीट आप लोग पढ़कर देखिए, जो वहां पे आप लोगों को बताया गया वो सारी चीजें यहाँ पर है बेटा, एक बार इसको देखिए। और यहाँ पर कांटेक्ट इनिबिशन का मतलब क्लियर किया गया है। यहाँ पर देखोगे तो वहां पर जो पढ़ा था उसका मीनिंग यहाँ पर आप लोग क्लियर दिया गया है। ये कांटेक्ट इनिबिशन का मतलब क्या चीज है कि अगर सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो वो क्या करेगा, डिवाइडिंग सेल इन कांटेक्ट विद अदर सेल्स। तो यहाँ पर जो डिवाइडिंग जो है वो प्रॉपर्टी जो शो करता है वो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। बट इसी में जब देखोगे तो इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का मतलब है कि अगर सेल्स में अगर नॉर्मल सेल्स कांटेक्ट में है तो उनकी अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होने देता है। लेकिन जैसे ही वो कैंसर सेल होगा तो कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो क्या करेगा कि जो आपके डिवाइडिंग सेल्स नहीं है उसमें आपको कांटेक्ट, उसको ऐसा नहीं है कि उसको डिवाइड नहीं होने देगा, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल डिवीजन वो कर सकता है। तो हर सेल के पास कांटेक्ट इनिबिशन नहीं होता है। और वहीं पर जब आपका सेल्स इकट्ठा होगा तो वही जो फॉर्म हो रहा है उसी को आप लोग नियोप्लाज्म या आप लोग ट्यूमर्स बोलते हो, जिसमें पहला बेनाइन ट्यूमर है, सेकेंड जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब इसी में आपको दिया गया है मेटास्टेटिस, जो आपको मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, वो आपका जो होगा वो प्रॉपर्टी है मेटास्टेटिस। तो यहाँ तक एक बार पढ़ के देखिए। फिर आते हैं कि कॉजेज ऑफ कैंसर, मतलब कि कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो कैंसर कॉज कर सकता है। 10th में पढ़ा था यूवी रेडिएशन क्या कॉज करता है, स्किन कैंसर कॉज करता है। तो यहाँ पर आप लोग कैंसर के बारे में क्या क्या एजेंट्स है वो भी देखोगे। लोचन ड्रेडेड, ये कहाँ लिखा हुआ है? देखिए ड्रेडेड का मतलब जो होता है ना बेटा, यहाँ पर लोचन, उसका मतलब सिंपल निकाल के रखिए, खूंखार। खूंखार का मतलब बहुत ही डेंजरस। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पर जो कैंसर होता है ना वो बहुत ही डेंजरस डिजीज है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो मिलियंस ऑफ इंडियंस जो होता है वो आज के डेट में सफर कर रहे हैं, बहुत लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो कैंसर को इसीलिए बोला गया ड्रेडेड डिजीज, मतलब कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसे वर्ल्ड में बहुत लोग मरते हैं, इंडिया के अंदर बहुत लोग मरते हैं। और अगर ये एक बार किसी को हो जाता है तो लोग का मानना है कि ठीक नहीं होता है। तो बहुत ही डेंजरस डिजीज है, इसी के लिए वो टर्म आपको यूज किया गया है।